नमस्कार दोस्तों, नीली युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11। सब्जेक्ट हमारा है भूगोल और इसमें टेक्स्ट है, उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और उसी टेक्स्ट में जो पार्ट नंबर 9 है सौर विकिरण, ऊष्मा और संतुलन एवं तापमान, उसी पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो उसी में आज इसी वीडियो में दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो जरूर देखना। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखिए क्या है। भूपृष्ठ पर सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है सूर्य की किरणों का झुकाव। तो पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर गिरते समय उनका झुकाव अलग अलग होता है। लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल गिरती हैं लेकिन इस प्रदेश को अधिक गर्म करती हैं। जैसे जैसे किरणों के झुकाव का कोण कम होता जाता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तथा वह भाग कम गर्म होता है। दूसरे पॉइंट, सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल में मेघ आर्द्रता तथा धूलकण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से बहने वाले सूर्यताप को अवशोषित, परावर्तित तथा अपकीर्ण करती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यताप में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा पॉइंट है स्थल एवं जल का प्रभाव। सूर्य किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल शीघ्रता से और अधिक गर्म होते हैं जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे तथा कम गर्म होते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। किसी स्थान पर प्राप्त हुई सूर्यताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और सूर्यताप कम हो प्राप्त होता है। अब देखिए 5वां नंबर, भूमि का ढाल। सूर्याभिमुखी की ढाल होने पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है जबकि विपरीत ढाल होने पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है। 6वां पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर, अतः सूर्यताप भी उसी तरह कम व अधिक प्राप्त होता है। देखिए सवाल नंबर 2, पृथ्वी के ऊष्मा बजट का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है क्योंकि पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई सौर्य ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास के बराबर होती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी के ऊष्मा बजट को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लो कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त 100 इकाई सूर्यताप है। 100 इकाई में से 35 इकाइयों पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। 27 इकाइयों बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयों पृथ्वी के हिमाचल क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। अब प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों अवशेषित होती है। 14 वायुमंडल में तथा 51 इकाइयों पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें 70 इकाइयों तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा 9 इकाइयों संवहन के लिए जरिए और 19 इकाइयाँ संगणन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 39 इकाइयों का अवशोषण होता है। वायुमंडल विकिरण के द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है, अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयों क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटने वाली इकाइयों उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। देखिए आपको इधर मिलेगा एक चित्र के द्वारा, ठीक है, आप पूरा उसको देख लीजिए और बाद में उसमें आप चित्र जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3, तापमान का व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं तथा व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं भी बताइए। तो उत्तर है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल जो पृथ्वी के धरातल से सटी हुई है में ऊंचाई के साथ सामान्य परिस्थितियों में तापमान घटता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने से स्थान पर बढ़ता है। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोमन में धरातल के समीन ठंडी वायु तथा
ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों सहयोगी होती है। देखिए कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें नंबर 1, लंबी रातें। पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है तथा रात के समय ताप छोड़ देती है। रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी की आसपास की वायु भी ठंडी हो जाती है तथा उसके ऊपर वायु गर्म होती है। दूसरा पॉइंट, स्वच्छ आकाश। भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित आकाश होना अति आवश्यक है। मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं तथा पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। तीसरा पॉइंट है शांत वायु। वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्र में बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। नंबर 4, शुष्क वायु। आर्द्र वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती, अतः ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति पैदा करती है। अब देखिए नंबर 5, हिमाच्छादन, यानी कि हिम और विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण होता है। अब देखिए सवाल नंबर 4, भूपृष्ठीय वायु तापमान वितरण का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, या जुलाई तथा जनवरी की समताप रेखाओं की विशेषता बताइए। उत्तर है, तापमान के वितरण को समताप रेखाओं का द्वारा दिखलाया जाता है। समताप रेखाएं समान तापमान वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती हैं। समताप रेखाएं अक्सर अक्षांशों के समांतर बनती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति से विचलन विशेषतर कर उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की तुलना में जनवरी में ज़्यादा स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा भूभाग ज़्यादा है। साथ ही समुद्री धाराओं का प्रभाव भी ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का क्षेत्रफल अधिक है। देखिए जनवरी, तो जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों में उत्तर तथा महाद्वीपों पर दक्षिणी की ओर झुक जाती है। जनवरी का माध्यमासिक तापमान विषुववृत्तीय रेखीय महासागरों 27°C से ज़्यादा होता है। उष्ण कटिबंधों में 24°C ज़्यादा, मध्य अक्षांश में 20°C से ज़्यादा और से 0°C एवं यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18°C से -48°C तक अंकित किया जाता है। दक्षिण गोलार्ध में तापमान भिन्नता कम होती है, क्योंकि वह जल भाग ज़्यादा है, इसलिए समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर चलती है। अब देखिए जुलाई में इस मौसम में समताप रेखाएं उष्णकटिबंधीय बंध में 30°C से अधिक के कोश का निर्माण महाद्वीपों के भीतर करती है। यहाँ 40° उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांश पर 10°C की समताप रेखाएं देखी जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं उत्तर की अपेक्षा ज़्यादा सरल व सीधी देखी जाती हैं। जुलाई में समताप रेखा महाद्वीपों पर प्रवेश करते हुए उत्तर की ओर तथा महासागरों में प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 5, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? तो कोष्ण महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा उन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है तथा उत्तरी अटलांटिका ड्रिफ्ट की मौजूदगी से उत्तरी अटलांटिका सागर ज़्यादा गर्म होता है तथा सतह के ऊपर तापमान ज़्यादा से कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।